जो चुनौती हमारे सामने आने वाली है, जो व्यवस्था बदली है, उसके ऊपर साथी हम थोड़ा सा उसको समझ लेते हैं। एक तो साथी यह है कि कोरोना आने के पहले की जो व्यवस्था थी, उसमें हमारे देश की जो सरकार थी, नरेंद्र मोदी जी की सरकार थी, वो सरकार जिस रास्ते पे चल रही थी, जो सीएए का आंदोलन चल रहा था, दिल्ली में दंगे हुए इतने बड़े, जिस तरीके से हिंदू मुसलमान का ध्रुवीकरण चल रहा था, जिस तरीके से पूरा एक माहौल था, और उसी माहौल में हमारी अर्थव्यवस्था खस्ता हाल में थी। उसी माहौल में वो सरकार हमारी अर्थव्यवस्था को बूम नहीं दे पा रही थी, अर्थव्यवस्था आगे नहीं बढ़ पा रही थी, बेरोजगारी चरम पर थी, किसानों की हालत बहुत खराब थी। ये सिचुएशन थी, बेरोजगार बेचारे मारे मारे फिर रहे थे। उसके पहले भी उन्होंने श्रम कानूनों को कमजोर किया था। तो ये सारी परिस्थिति को चला रहे थे वो। इसी परिस्थिति के बीच में कोरोना आ गया। कोरोना आने के बाद से साथी लॉकडाउन हुआ। कोरोना के बारे में भी सरकार को जो कदम उठाने चाहिए थे, वो कदम सरकार ने नहीं उठाए। सरकार इस पूरे लॉकडाउन के समय में जो व्यवस्थाएं बनानी चाहिए थी, वो व्यवस्थाएं सरकार ने नहीं बनाई। तो पूरी तरीके से थाली बजवाई, दिए जलवाए, ये फालतू के काम करवाए, मगर जनता को जिस तरीके से जागरूक करके इस पूरी बीमारी के खिलाफ बाहर निकालना था, वो सरकार नहीं कर पाई। इन्होंने हमला बोला श्रम कानूनों के से। राज्य सरकारों ने, उत्तर प्रदेश की सरकार ने, मध्य प्रदेश की सरकार ने, खासतौर से बीजेपी के जो जहां राज्य सरकार है, उन्होंने एकदम से हमला बोल दिया। 8 घंटे की जगह 12 घंटे का काम, और सारे श्रम कानूनों को समाप्त करके गुंडा राज कायम करने का जो माहौल है वो बना दिया। अब साथियों, आगे की जो चुनौतियां हैं वो यह कि पूरी तरीके से हमारा देश गांव में चला गया, जिसके लिए 40,000 करोड़ इन्होंने मनरेगा में डाल दिया और कह दिया कि साहब मनरेगा में डालने के बाद से सबको रोजगार मिल जाएगा। तो उससे होने वाला नहीं है। तो गांव की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए जो गांव के जो लोग हैं, वहां पे रोजगार के काम के जो अवसर हैं वो पैदा कराना पड़ेंगे। तो सरकार से लड़के हमको ये अवसर मिलें, इसके लिए साथी हमको संघर्ष करना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी एक चुनौती है। दूसरा साथियों, जो चुनौती ये है कि जो यूथ है, नौजवान है, जो हमारे पढ़े लिखे बच्चे हैं, उनको जो रोजगार का सवाल है, जो इन्होंने सारे श्रम कानून खत्म कर दिए हैं और पूरी तरीके से लगाव भगाव सारा ऐसा कर दिया है जैसे गांव में हम खेत में किसी को पकड़ के लाते हैं, उसके बाद से छोड़ देते हैं काम करा के। तो सारे श्रम कानून खत्म करने का अर्थ यह है कि गुलामी में धकेल दिया। इससे सस्ता श्रम होगा और मालिकों के खजाने भरेंगे। सस्ता श्रम होगा, शोषण कर पाएंगे, वो कम से कम पैसों में काम करा पाएंगे। तो इनसे जो लूट होगी, ये श्रम की जो लूट होगी, इस श्रम की लूट से पूंजीपतियों के खजाने भरेंगे। तो ये साथी हमको समझना है, ये हमारे सामने बड़ी चुनौती है कि इसको हमको लड़ना है, जागरूक होना है और लड़ करके इस नीतियों को बदलना पड़ेगा। ये सारे यूथ को इकट्ठा होना पड़ेगा, इस सरकार को मजबूर करना पड़ेगा कि वापस श्रम कानून रिकवर करे। ये बहुत बड़ी लड़ाई होगी साथियों, और पूरी देश की जनता की लड़ाई है, देश के यूथ की, नौजवान की लड़ाई है। इसके बिना यूथ का वर्तमान और भविष्य दोनों खत्म हो जाएगा, दोनों चौपट हो जाएगा। गुलामी में जिएंगे हम लगभग 200-400 साल पीछे पहुंच जाएंगे। 8 घंटे का काम जो हमने 1886 में 8 घंटे का काम, 8 घंटे का आराम, 8 घंटे समाज परिवार के लिया था, उसको छीन लिया है इन्होंने। तो ये एक संघर्ष है साथियों, जिसको बड़ा संघर्ष है, जिसको हमको लड़ना पड़ेगा। दिमागी रूप से मन बना लीजिए जो भी मेरा वीडियो सुन रहे हैं, कि हमको पूरी जनता को इकट्ठा करके सबसे बड़ा संघर्ष, सबसे बड़ी लड़ाई इन श्रम कानूनों को वापस रिकवर करा के स्थायी नौकरी का जो प्रावधान है, परमानेंट नौकरी का जो प्रावधान है, वो कराना पड़ेगा। नहीं तो ये पूरी तरीके से नौजवान पीढ़ी का जीवन नष्ट हो जाएगा, नारकीय हो जाएगा। दूसरा साथियों, जो किसान की स्थिति है, उसमें बहुत सारा हमको लड़ाई लड़ना पड़ेगा। किसान के लिए इन्होंने पूरी तरीके से मल्टीनेशनल कंपनियां को छोड़ दिया है। तो ये मल्टीनेशनल कंपनियां किसान को लूट रही हैं और ये तो पैसे कमाने आए हैं। बेसिक सी बात है साथी, जिसको समझना है। सरकार को समझ में नहीं आया, क्योंकि वो समझना भी नहीं चाहते। उन्हीं के आदमी हैं, पूंजीपतियों की पार्टी है बीजेपी, आरएसएस, पूंजीपतियों के लोग हैं, पूंजीपतियों के लिए काम कर रहे हैं। वही इनको चंदा देते हैं, इतना बड़ा पैसा देते हैं। तो ये समझने नहीं देना चाहते।
और इन्होंने पूंजीपतियों के हवाले करे। तो पूंजीपति तो यहाँ पैसे कमाने आ रहे, कोई सेवा करने थोड़ी आ रहे हो। तो पैसा कमाने का रास्ता उनके लिए खोल दिया। तो किसानी को पूंजीपतियों के हवाले छोड़ना ये बहुत ही गलत स्टेप है। किसान की जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, जो स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें, ये सारी लड़ाई जो चल रही थी, इसको साथ ही दोबारा मजबूत करना पड़ेगा और इस लड़ाई को हमको जीतना पड़ेगा आने वाले समय में। किसान नहीं तो किसानी नहीं बच पाएगी। किसानी को ये सरकार खत्म करके कॉर्पोरेट खेती लाना चाहती है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, दुनिया के जो बड़े बड़े देश हैं जहाँ इन्होंने किसानी खत्म करके कॉर्पोरेट खेती आई, पूंजीपति खेती में आया, तो वहाँ पे धीरे धीरे करके अभी ये पूंजीपति आ रहे फसल खरीदी में, इसमें आ रहे हैं। अभी धीरे धीरे करके ये क्या करेंगे, पूंजीपति जमीनें खरीदने लगेंगे। जैसे उन्होंने एक क्षेत्र में सरकारी कब्जा कराएगी, ये सरकार बोलेगी आपको 100 एकड़ चाहिए, 500 एकड़ चाहिए, तो उनको 500 एकड़ जमीन किसानों से छुड़ा के फैक्ट्री मालिकों को दे दी। उसके बाद से फिर वो 500 एकड़ में खेती करेंगे। फिर वो 500 एकड़ की जगह वो स्वतः एक एक पूंजीपति जो छोटे छोटे काश्तकार हैं, उनका 1 एकड़ जमीन का कीमत 10 लाख है, तो ये बोलेंगे तू 15 लाख ले ले, मेरे को दे दे, पैसे की कमी नहीं है। और धीरे धीरे करके फाइनली ये सारी जमीन को बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियां जमीन पे कब्जा कर लेंगी, तो बड़ी बड़ी खेती करेंगी। और ये सारे किसान जो है मजदूर होंगे, जो मजदूरी का काम करेंगे। तो ये भविष्य की योजना है पूंजीपतियों की, जिसकी तरफ पूंजीपति बढ़ रहे हैं। और हमारे जो नरेंद्र मोदी और जो बीजेपी आरएसएस है, वो भी इसी तरफ जा रही है। इसका बीजेपी आरएसएस का जो चरित्र स्वदेशी और जो राष्ट्रवाद, राष्ट्रभक्ति, ये सब ढोंग था, जो आज स्पष्ट हो गया। आज भी ढोंग कर रहे हैं वो। कोई राष्ट्रवाद नहीं है, कोई राष्ट्रवादी नहीं है, कोई स्वदेशी नहीं है। ये सब स्वदेशी रामदेव बाबा कर रहा है, वो अपना संपत्ति बढ़ाने के लिए कर रहा है। ये पूंजीपतियों के वक्त हैं, देशी विदेशी पूंजीपतियों के वक्त हैं। वो हमारे देश पे देशी विदेशी पूंजीपतियों का कब्जा कराना चाहते हैं और देशी विदेशी पूंजीपतियों का गुलाम बनाना चाहते हैं, जिसके लिए वो सारे काम कर रहे हैं। आप अगर थोड़ा सा भी दिमाग से समझ जाओगे तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि हमारे देश को किस तरीके से पूंजीपतियों का गुलाम बनाने का काम जो है बीजेपी और आरएसएस कर रहा है। तो ये चुनौती अगले ही है हमारी, कि जो किसानों की किसानी को बचाने के लिए पूंजीपतियों के लिए जो छूट है पूंजीपतियों के हवाले किया जा रहा है, ये खतरा है, जिसको हमको साथी समझना है और जिसको बाहर निकलने के लिए साथी हमको लड़ना है। तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, वो बात है निजीकरण, जिसमें 20 लाख करोड़ के पैकेज में सीतारमन ने जो घोषणा की है, नरेंद्र मोदी की सरकार ने नंगे रूप से कह दिया है, हम पूरे देश को बेचेंगे, सब कुछ बेचेंगे। सरकार के पास कुछ नहीं होगा, सरकार के कंट्रोल में भी कुछ नहीं होगा, सब कुछ पूंजीपतियों को बेचेंगे और सब कुछ पूंजीपतियों के कंट्रोल में होगा। सब कुछ, जिसमें उन्होंने सारे सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां, बीएसएनएल को बर्बाद कर दिया, रेलवे को बेच रहे, ऑयल कॉर्पोरेशन को बेच रहे, बैंकों के शेयर बेच रहे। उन्होंने अभी 8 घोषणाएं की हैं, जिसमें अंतरिक्ष को भी बेचने का, सैटेलाइट जो, वो भी उन्होंने निजीकरण करने का फैसला कर लिया। इसरो को निजी पूंजीपतियों को काम करने के लिए लगाने का फैसला कर लिया। जितने भी हमारे बीएसएनएल को पूरा बर्बाद करके जियो को उन्होंने आगे बढ़ाने का फैसला कर लिया। तो ये सारी जो चीज़ें, रेलवे को बर्बाद करने वाले, वो सारी चीज़ें, अभी एयरपोर्ट बेच रहे हैं, सारे एयरलाइन सारी बेच दी है, तो सब कुछ बेच देना चाहते हैं। 70 साल में जो भी बनाया था, ये अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में भी इन्होंने विनिवेश मंत्रालय बनाया था, पूरा चीज़ें बेचने का फैसला किया था। अब नरेंद्र मोदी की सरकार, कांग्रेस की भी नीति यही थी, कांग्रेस ने भी विनिवेश करने का काम किया है। तो ये आर्थिक नीतियों में बीजेपी और कांग्रेस एक है, मगर कांग्रेस स्लो करती है, धीरे धीरे करती है, बीजेपी बिल्कुल वन साइड करती है। तो बीजेपी अभी बिल्कुल एक तरफा कर रहे हैं। ये पूंजीपतियों के खास लोग हैं, पूंजीपतियों के ही लोग हैं, जिसको हमको समझना है। तो इस तरीके से सारे देश की सारी चीज़ों को बेच देना चाहते हैं। और आपसे मैं ये सवाल करना चाहता हूं कि अगर सब चीज़ें बेच देंगी, तो उसका मालिक, जब अगर हमारी इंडियन रेलवे को अमेरिका की किसी कंपनी को बेच दिया, तो उसका मालिक अमेरिका का होगा, और अमेरिका का जो मालिक होगा वो तय करेगा कितना किराया लेना है, कितने में उसकी संपत्ति बेचना है, कहाँ प्लेटफार्म बनाना है, कहाँ प्लेटफार्म नहीं बनाना है, कितने का टिकट रहेगा, कितने का वहाँ से अंदर घुसने का, बाहर जाने का टिकट रहेगा।
तो ये तो वो कंपनी तय करेगी ना जिसने वो खरीदा हुआ है, सरकार के हाथ में कुछ नहीं रहेगा। तो ये अब जो विदेशी कंपनी है या निजी पूंजीपति हैं, ये देश के अंदर पैसे कमाने के लिए आ रहे हैं। वो यहाँ पे सेवा करने नहीं आ रहे। वो अगर उसने 1 लाख करोड़ लगाए तो उनको 100 लाख करोड़ कमाने हैं। तो 100 लाख करोड़ किससे कमाएंगे? देश की जनता से कमाएंगे, देश की जनता को निचोड़ के कमाएंगे। तो ये जो सब चीजें बेच रहे हैं देशी विदेशी पूंजीपतियों का चरित्र ही है पैसा लूटना, और पैसा लूट के फिर दूसरे देश में जाना, वहां पैसा लगाना जहां उनको ज्यादा लगे। उनको देश से कोई लेना देना नहीं है, तुम्हारी भारत माता से कोई लेना देना नहीं है, तुम्हारे राष्ट्र से उनको कोई लेना देना। तुम्हारा देश अच्छा रहे, गुलाम हो जाए, बर्बाद हो जाए, जनता भूखी मरे, गरीब पैदल चले, उसको खाने को ना, उससे उनको कोई लेना देना नहीं है। तो ये जो है, जो प्रमुख संस्थान है जो हमने बनाए थे 70 सालों में, उसको नष्ट कर देना चाहते। बीजेपी आरएसएस उसको नष्ट कर देना चाहते, पूंजीपतियों का गुलाम बनाना चाहते। तो ये जो निजीकरण की मुहिम चल रही साथियों, इसको रोकना पड़ेगा। इसके लिए हमको खड़ा होना, इसके लिए हमको लड़ना है। ये वैचारिक रूप से हमारे अच्छी तरीके से समझ लो। और हर कुछ बेच रहे, हम ये सोचते हैं कि साहब वो तो रेलवे बेच रहे, उसमें मेरा क्या, मेरा ही बेच रहे हैं। हर देशवासी को ये समझना है कि मेरा देश है, ये मेरी संपत्ति है। ये रेलवे है, बीएसएनएल है, हमारे जो जितने भी संयंत्र हैं, जो भी सरकारी संपत्ति है, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां हैं, ये मेरी संपत्ति है। ये हमारे पुरखों ने हमारी मेहनत से, हमारे पैसे से बनी हुई है। तो ये मेरी संपत्ति बेच रहे हैं, तो इसको हमको रोकना है। इस मानसिकता से हमको साथी खड़ा होना है। तो जो पूरे देश को बेच के पूंजीपतियों का गुलाम बनाने की जो कोशिश कर रहे हैं, इस गुलामी के खिलाफ हमको लड़ना है और देश को हमको बचाना है। बीजेपी आरएसएस हमारे देश को पूंजीपतियों का, देशी विदेशी पूंजीपतियों का गुलाम बनाना चाहता, पूंजीपतियों का गुलाम बनाना। ये पूंजीपतियों के लोग हैं, तो पूंजीपतियों का गुलाम बनाना चाहता। पूंजीपतियों सदियों सदियों तक देश पे राज करें, ये इनका लक्ष्य है। तो पूंजीपति सदियों सदियों तक राज करेंगे, तभी करेंगे ना जब पूरे देश पे कब्जा कर लेंगे। वो देश के आर्थिक संसाधनों पे कब्जा कर लेंगे। तो आर्थिक संसाधनों पे वो कब्जा करवा रहे और देश को गुलाम करवा रहे। तो ये जो रणनीति है बीजेपी आरएसएस की, इसके खिलाफ साथी हमको लड़ना पड़ेगा। और मैं इसके लिए जो बीजेपी आरएसएस से जुड़े लोग हैं उनसे भी निवेदन कर रहा हूं कि क्या आप देश को गुलाम बनाना चाहते हैं पूंजीपतियों का? आप तो स्वदेशी की बात करते थे, वो तो भूल गए आप। 100% एफडीआई पूरी दुनिया के पूंजीपति को नरेंद्र मोदी लेके आ रहा हो, तुम हर हर मोदी कर रहे हो। तो तुम्हारा चरित्र, या तो तुम जो आरएसएस के लोग हैं, आरएसएस में जो यूथ भी जुड़े हुए हैं बीजेपी में, या तो इनकी पॉलिटिक्स को समझ नहीं पा रहा यूथ, इनकी पॉलिटिक्स में, धर्म की पॉलिटिक्स में ये फंसाते हैं। तो हिंदू धर्म, हिंदू 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 जो चल रहा है, ये हिंदू धर्म हिंदू हिंदू इसलिए चल रहा है कि जो यूथ है वो ये बात ना समझ पाए जो हमने आपको समझाई, और हिंदू धर्म में फंसा रहा है, हिंदू धर्म को ही प्रमुख माने। तो धर्म का और जो हिंदू मुसलमान चल रहा है, ये शुद्ध पॉलिटिक्स है, ये राजनीति है, जिसको हमको अच्छी तरीके से समझना है। मैं इसके वीडियो डाल चुका हूँ, बहुत वीडियो में पीछे समझा चुका हूँ। तो हम क्या, हमारे सामने जो ये चुनौती है, इस चुनौती को साथी हमको समझना है और हमारे देश को बचाना है। ये देश को पुनः गुलाम कराने के लिए काम कर रहे हैं। इस गुलामी से हमको लड़ना पड़ेगा, देश की मेहनत का जनता को लड़ना पड़ेगा। देश के जो राष्ट्रभक्त लोग हैं, जो राष्ट्र से प्यार करते हैं, देश से प्यार करते हैं, देश को बचाने के लिए खड़े होना पड़ेगा। इनको हम सबको खड़ा होना पड़ेगा। और जो आरएसएस के रूप में जो झूठी लोग हैं, ये झूठे राष्ट्रवादी लोग हैं, झूठे हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं, झूठे दुनिया भर के तथ्य प्रस्तुत कर रहे हैं। अभी कश्मीर के बारे में, नेहरू के बारे में इनके सैकड़ों लोग लगे हुए हैं, दुनिया भर का इतिहास तोड़ मड़ोड़ के पेश करके दुनिया भर की कहानी सुना रहे हैं। ये सब कहानी इसीलिए सुना रहे हैं कि आप उन कहानियों में फंसे रहो और आप जो असल सवाल है उससे आप भटक जाओ। ये जो सवाल है देश का गुलामी वाला, ये आपको समझ में ना आए, तो ये बात को हमको समझना है। तो ये सारी चीज़ों से बाहर निकल के हमको जो असल सवाल हैं, जो ये देश को बेचने की मुहिम चल रही है, इस बेचने की मुहिम के खिलाफ हमको खड़ा होना है, हमको लड़ना है। तो ये साथियों चुनौती है सबसे बड़ी, जिसको हमको ध्यान रखना है। व्यापारियों के सामने भी ये चुनौती है कि ये सारा जो 100% एफडीआई हो गया, ये जो सारा हो गया, व्यापारियों को समझ नहीं आ रहा अभी भी।
हमारे व्यापारी साथियों में बहुत बड़े साथी हैं जो एक तो हिंदू मुसलमान के इसमें पड़े हुए हैं वो, क्योंकि वो दुकान पे काम कर रहे हैं, कहीं दूसरी जगह काम नहीं कर रहे, तो उनको शोषण जो हो रहा है, श्रम की लूट और श्रमिकों का शोषण है, वो उनको समझ नहीं आ रहा है। और वो दुकानदार हैं, 2-4 लड़के लगा के रखे हैं उन्होंने काम पे, तो वो समझते हैं कि हम मालिक हैं, हम इनका श्रम का शोषण कर रहे हैं, तो हम ही पूंजीपति हैं। इस तरीके की धारणा है, मगर ये धारणा गलत है साथियों। व्यापारी भी मेहनत का स्वर्ग है, वो 8 घंटे 10 घंटे काम करके अपना जीवन चलाता है, और वो इस जो बीजेपी की जो नीति है, नरेंद्र मोदी का विरोध करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। बीजेपी का, आरएसएस का विरोध करने का हिम्मत नहीं है अभी व्यापारी वर्ग में, मगर एक समय बाद आएगा हिम्मत, ये भी हमको ध्यान रखना है। और जो भी व्यापारी वर्ग उनसे भी निवेदन करूंगा कि आप हिम्मत लाओ। आपका मानसिकता व्यापारी का है, ठीक है साहब, लड़ना नहीं है, बहुत ही पोलाइट हैं आप लोग, मगर ये मजबूरी होगी, क्योंकि आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा, आपके बच्चों का जीवन नष्ट हो जाएगा। तो ये साथी 4 जो है मैंने प्रमुख चुनौती आपको बताई, वैसे बहुत सारी चुनौती आने वाली हैं। 5वीं जो चुनौती सबसे बड़ी होगी साथियों, वो जो धार्मिक पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण है, इसके बारे में हमको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले समय में हिंदू मुसलमान बहुत होगा, हिंदू मुसलमान बहुत होगा। क्योंकि इस लड़ाई को अगर बीजेपी आरएसएस को डाइवर्ट कराना है या पूंजीपतियों को डाइवर्ट कराना, तो उनके पास टेलीविजन है, मीडिया है, और उनके पास सबसे बढ़िया जो तंत्र है वो हिंदू मुसलमान का लड़ाई है। कोई ना कोई मुद्दा हिंदू मुसलमान या हिंदुस्तान और चीन का विवाद भी कई तरफ से पैदा किया जा रहा है, बहुत सारी शक्तियां काम कर रही हैं उसके पीछे। चीन के साथ जो बातचीत करके, डायलॉगिंग करके जो रास्ता निकालना है, उसकी तरफ सरकार को बढ़ने नहीं दे रहे। तो इनका ये राजनीतिक लड़ाई है, जिसमें वो चीन को गालियां देंगे तो कम्युनिस्टों को गालियां देंगे, पाकिस्तान को गालियां देंगे तो मुसलमानों को गालियां देंगे, ये इनकी राजनीति का हिस्सा है। तो अभी हिंदुस्तान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान और चीन, ये गालियां, और अमेरिका दोस्त हो रहा, अमेरिका दोस्त रहेगा, तबकि अमेरिका ही सबसे ज्यादा हमारे देश पे कब्जा करने का पीछे से काम करा रहे, तो अमेरिका को कब्जा करवा रहे हमारे देश के ऊपर। तो ये जो राजनीति है साथियों, इसको हमको समझना है। जाति और धर्म, हिंदू मुसलमान का ध्रुवीकरण, ये अभी बढ़ेगा, बहुत बढ़ेगा, दंगे फसाद होंगे। टेलीविजन पे अभी बहसें शुरू होंगी। अभी मैं देख रहा था, एक बहस मैंने देखी कि एक पाकिस्तानी को बिठा लिया, वहाँ से वो दिखा रहा, मिसाइल दिखा रहा, यहाँ से हमारा एक तीर दिखा रहा, और हम तेरे को ठोक देंगे, वो तेरे को ठोक देंगे। तो अब ये ड्रामा और चलेगा टेलीविजन पे। हिंदू मुसलमान की डिबेट बहुत ज़्यादा चलेगी, हिंदुस्तान पाकिस्तान की डिबेट बहुत ज़्यादा चलेगी, हिंदुस्तान और चाइना की डिबेट बहुत ज़्यादा चलेगी। तो ये चुनौती, इसको हमको, और ये जो चलेगा सब ये पॉलिटिक्स का हिस्सा है, एक राजनीति का हिस्सा है, इसको अच्छी तरीके से समझ लेना। और ये राजनीति पूंजीपति और बीजेपी आरएसएस मिलके प्लान कर रहे हैं, तीनों के हित हैं उसमें। पूंजीपति इनका सरदार है, दुनिया के पूंजीपति उसके सरदार है, जिनके टेलीविजन है सारे, इनके जो मालिक हैं, और इन पर टेलीविजन पे, पूरे मीडिया पे कब्जा पूंजीपतियों का है। तो ये पूंजीपति और आरएसएस और बीजेपी मिला करके ये तीनों का एजेंडा है जो हिंदू मुसलमान करेंगे। हिंदू धर्म का नाम लेकर के, भारत देश के अंदर हिंदू धर्म का नाम लेकर के हिंदू मुसलमान करा करके इस पूरी जनता का ध्रुवीकरण करके, असल मुद्दों से भटका के ये लड़ाई करवाएंगे। तो हम सबको समझना है साथियों कि इस पूरे हिंदू मुसलमान के विवाद से हमको बचना पड़ेगा। यदि हम हिंदू मुसलमान के विवाद से बच के, जो मैंने ये 5 सवाल बताए हैं, इस पर चलेंगे तो हम देश को बचा ले जाएंगे। और यदि हम हिंदू मुसलमान के विवाद में लग करके इन सारे सवालों को भूल गए, तो आने वाले कुछ ही सालों में हमारा देश देशी विदेशी पूंजीपतियों का गुलाम हो जाएगा। अभी हो गया है बहुत काफी, तो बाकी में बिल्कुल 100% हो जाएगा। सब कुछ हमारे देश का बिक जाएगा, सब कुछ देशी विदेशी पूंजीपतियों के कब्जे में होगा, ये पक्का है, ये सुनिश्चित है। तो ये है साथियों मुख्य 3-4 चीजें हैं जो मैंने आपके सामने रखी। बाकी बहुत सारी बातें हैं, अब मैं अगले वीडियो में बात करूंगा। और इस वीडियो को साथियों यहीं खत्म करता हूं, आपको सावधान करते हुए कि ये जो मैंने 3-4 चीजें समझाई हैं, इसको आप समझें और समझ करके देश को बचाने के लिए आगे आए साथियों। तो अब इस वीडियो को मैं यहीं खत्म करता हूं। मैं सभी से अपील कर रहा हूं, सभी विचारधारा के लोगों से अपील कर रहा हूं, जो भी हमारे देश से प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, जो भारत माता के नारे लगाते हैं, भारत माता से प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, तिरंगे वाली भारत माता से प्रेम और प्यार करते हैं, उन सभी से मेरी गुजारिश है
कि आप सभी इस जो संघर्ष है, इस लड़ाई में आप शामिल हों साथियों, और देश को बचाने के लिए खड़े हों। तो इसी आशा उम्मीद के साथ कि आप देश को बचाने के लिए खड़े होंगे, इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करता हूं। और साथियों, एक नए मुद्दे के पास साथ नए वीडियो में हम फिर मिलेंगे, इसी आशा उम्मीद के साथ कि आप शेयर करवाने में सहयोग करेंगे। थैंक यू साथी, धन्यवाद, थैंक्स। मिलते हैं अगले वीडियो।